Yes, let's start. Okay, done. Shransh? Yeah. Good evening, everyone present here. We hope each one of you and your family members are safe and healthy. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 1 जुलाई 2021 से न्यू सेक्शंस ऑफ TDS एंड TCS एप्लीकेबल होने वाले हैं, लाइक 206AB एंड 206C 1H ऑफ TCS एंड 194Q ऑफ TDS, जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग है एंड नॉट से कंफ्यूजिंग बट समवॉट कोइंसाइड्स ईच अदर. मतलब पता नहीं चल रहा है कि 206C 1H लगाना है, 194Q लगाना है, क्या लगाना है, थोड़ा कंफ्यूजन है. एंड सम अदर TDS TCS प्रोविजंस आल्सो. तो उन सारे प्रोविजंस पे डिस्कशन करने के लिए आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है. दिस सेशन विल बी लीडेड बाय आवर डायरेक्ट टैक्सेशन पार्टनर CA नमन मालू सर. अपने सेशन का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा कि फर्स्ट 30 मिनट्स तो सर अपने प्रोविजंस और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे. देन थ्रू दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि अभी थोड़ी देर में आपके सामने प्रेजेंट होने वाली है, देन वी आर ओपन फॉर योर डाउट्स. आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप Q&A बॉक्स में डाल दीजिएगा. प्लीज कीप योर माइक्स म्यूट फॉर अवॉइडिंग द डिस्टर्बेंस. सो लेट्स वी होप सेशन इंटरेक्टिव रहे. So let's start session. Over to you, sir. Hello. Yeah. So thank you for that introduction, Shreyans. So now let's start this session. तो पहले जैसा श्रेयांश ने कहा कि कई सारे नए प्रोविजंस आ रहे हैं जो अभी एप्लीकेबल होंगे 206 और के, तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये सेशन रखा गया क्योंकि हमें कई सारी क्वेरीज आई थी आप लोगों से ही कि इसके अंदर क्या क्या हमको कब करना है, क्योंकि 1 जुलाई से काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं. तो हम उसी के ऊपर बेसिक, हमारा मोटो यही है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि ये नया जो सेक्शन आ रहा है उसके अंदर उनको क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना है. क्योंकि अभी हम अवेयर हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट भी सही से चल नहीं रही है, तो कुछ ज्यादा एक्सेस हो नहीं पा रहा चीजों का, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तो हम वो चीज डिस्कस करते हैं इसके अंदर. सर आपका माइक म्यूट हो गया है. नमन सर. Naman, your mic is on mute. Hello. Yeah. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, yes. Yes, yes, Naman, you're audible. Go ahead. Okay. So, okay. Let's start with the first slide. तो ओके, सो पहला हम जो प्रोविजन आज डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्शन 206AB जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है. ये भी एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से, जो आया था अभी फाइनेंस एक्ट 2021 से. तो इसके अंदर जो प्रोविजन आया है वो कुछ इस तरीके से है कि जो भी लोग, आप अगर डिडक्टर हैं तो ये आया पहले डिडक्टर्स के लिए है. जो लोग किसी का TDS डिडक्ट करना चाहते हैं उस प्रोविजन के रिगार्डिंग आया है. इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन को कोई भी पेमेंट कर रहे हैं और अगर वो एक स्पेसिफाइड पर्सन कोई डेफिनेशन में ये फॉल कर रहा है तो उसका आपको TDS इन 3 क्राइटेरिया में जो भी हायर होगा उसके ऊपर कट करना है. जिसमें जो कंडीशंस दी गई है वो ये है, वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा, उसमें 2 कंडीशन है. एक कंडीशन तो ये है कि वो पर्सन वैसा होगा जिसने लास्ट 2 साल के अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए होंगे, नंबर 1. नंबर 2, उसका जो लास्ट 2 साल है जिनका आप इनकम टैक्स रिटर्न हम चेक कर रहे हैं उसमें उसका 50,000 या फिर उससे ज्यादा का TDS या TCS का क्रेडिट उसका होगा. तो इन 2 जनों के लिए अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी, इसमें अगर आप देखेंगे तो एंड वर्ड का यूज किया गया है, तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि हमको उसका TDS हायर रेट पे काटना है. अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 प्रीसीडिंग ईयर कौन से होते हैं. तो उसके अंदर ये कहा गया है सेक्शन के अंदर कि आपको वो 2 साल देखने हैं जिन 2 सालों का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है. तो अभी के लिए जहां हम स्टैंड कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, हमको फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 का देखना है, क्योंकि फाइनेंशियल 19-20 जो लास्ट है जिसका ड्यू डेट लास्ट जनवरी में खत्म हो गया ड्यू डेट, वो उसका ड्यू डेट खत्म हो गया, इसलिए वो 2 साल आपको अभी देखने हैं. और अगर वो 2 सालों में किसी ने रिटर्न नहीं भरे और या फिर उसका 50,000 का TDS या TCS का क्रेडिट था इन ईच ईयर, तो आपको उसको हायर रेट पे काटना है. वो हायर रेट क्या है वो भी नीचे बताई गई है. It is twice the rate specified or twice the rate in force, 5% whichever is higher.
तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हैं 194J में, और उसमें अगर हम मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जिसने लास्ट 2 साल का रिटर्न नहीं फाइल किया और जिसने 50,000 का टीडीएस या टीसीएस ईच ईयर में उसका डिडक्ट हुआ हो, तो वैसे पर्सन का नॉर्मल रेट रहता है 10%। ठीक है, तो इधर पहला आ जाएगा ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड, तो 10% रेट स्पेसिफाइड है तो उसको आपको डबल कर देना है 20%, या फिर 5% विच एवर इज हायर, तो हायर में 20% आएगा, तो आपको उसका टीडीएस 10% की जगह 20% पे काटना है। पर अगर हम इस प्रोविजन को देखें तो इन्होंने जो कंडीशंस रखी है वो काफी स्पेसिफिक रखी है, तो ऐसे मेरे हिसाब से काफी कम लोग होंगे जिनका सबसे पहले 50,000 के ऊपर टीडीएस कट रहा है और फिर भी उन्होंने रिटर्न ना फाइल किया हो। ऐसे काफी कम लोग होंगे, बट क्योंकि ये प्रोविजन है हमको इसका चेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास सारे डिक्लेरेशन नहीं होंगे और कुछ नहीं होगा तो हम इसको अपनी तरफ से लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले सकते कि हमने टीडीएस क्यों नहीं काटा। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम देख रहे हैं जितने भी अभी प्रोविजन आए हैं वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ना कि उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को। तो हमको इसमें ये देखना पड़ेगा डिक्लेरेशन लेके कि क्या उन्होंने लास्ट 2 साल के रिटर्न भरे हैं, और अगर नहीं भरे हैं तो हमको उनको पूछना है कि आपका 50,000 से ऊपर टीडीएस या टीसीएस था या नहीं था। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये दोनों चीज देखेंगे, और इसके लिए हमने डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी प्रिपेयर किया था, आप सबको मेल भी आया होगा। मैं समझता हूँ कि सबको मेल गया था जिसके अंदर हमने एक फॉर्मेट दिया था, जिसमें आपको अपने जो भी सप्लायर्स हैं या फिर जो भी वेंडर, मतलब इसमें खाली ये नहीं देखना कि ये खाली गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि ये 194Q के साथ आया था कि ये खाली हमको गुड्स वाले के लिए देखना है, ये खाली उस चीज के लिए नहीं है। आप कोई भी टीडीएस का डिडक्शन कर रहे होंगे उसके लिए ये देखना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर हम ये भी आशा कर रहे हैं कि आगे चल के कोई एक सिस्टम आएगा गवर्नमेंट का, जैसा 194N के लिए आया है, तो वैसा ही कोई ना कोई एक सिस्टम आएगा जिसके बाद आप खुद चेक कर पाएंगे कि इस पर्सन के लिए 206AB एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बिकॉज डिक्लेरेशन में आप ये चीज खाली रिलाई कर सकते हैं किसी और पर्सन पे, आप इसके अंदर आपके पास कोई गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे अभी तो नई वेबसाइट भी बराबर नहीं चलती, तो जैसे ही वो चीज ठीक होगी आई थिंक कोई ना कोई एक वो टूल लेके आएंगे, जैसा 194N के लिए लाए थे वो, वैसा ही कोई एक टूल आएगा जिसके अंदर आप देख के पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर हायर रेट ऑफ टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये था फर्स्ट प्रोविजन जिसमें हमने आपको 2 फॉर्मेट्स भी दिए हैं। एक्शन प्लान की अगर हम आगे चल के बात करेंगे तो इसके अंदर 2 आपको चीजें चेक करनी है, पहला तो उसने आईटीआर चेक किया नहीं किया, और सेकंड आपको चेक करना है कि उसका टीडीएस अगर नहीं फाइल किया तो आपको चेक करना है कि उसका टीडीएस 50,000 के ऊपर था या नहीं था ईच ईयर में। और इसके लिए नीचे आपको ईमेल में डिडक्टर और डिडक्टी के लिए दोनों के लिए हमने आपको पूरा एक फॉर्मेट तैयार करके दिया है कि अगर कोई आपको भेजे डिक्लेरेशन के लिए, जैसे आप अगर डिडक्टी हैं मतलब आपका टीडीएस कट होने वाला है, तो आपको क्या रिप्लाई करना है उनको, और अगर आप डिडक्टर हैं तो आपको अपने जिसका आप टीडीएस कट करने वाले हैं उसको क्या डिक्लेरेशन भेजना है। तो ये 2 टाइप के रहेंगे। इसके अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगी, अगर हम ये बाद में सर्कुलेट भी कर देंगे, आप इस लिंक के थ्रू भी वो डिक्लेरेशन देख सकते हैं और आपके मेल पे भी आया ही होगा। अब हम इसका एक साइमल्टेनियस जो साथ में प्रोविजन आया था 206 CCA, ये टीसीएस के लिए आया था। इसके अंदर भी सेम प्रोविजन है कि उस पर्सन ने जिसका आप कलेक्ट कर रहे हैं टीसीएस, उसने लास्ट 2 साल में रिटर्न नहीं फाइल की होनी चाहिए और 50,000 से ऊपर का उसका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट होना चाहिए, तो उसका क्रेडिट होगा इस साल का। तो उसके अंदर भी सेम था कि जो उसकी टीसीएस की रेट है उसके ट्वाइस पे आप या तो उसका टीसीएस कलेक्ट करेंगे या 5% विच एवर इज हायर। तो यही सेम टू सेम डिट्टो प्रोविजन इन्होंने टीडीएस का टीसीएस में डाल दिया है, कोई इस चीज के अंदर अंतर नहीं है। तो ये 2 प्रोविजन है जो 1 जुलाई से अप्लाई हो रहे हैं, और इसके अंदर केवल हम अभी यही कर सकते हैं क्योंकि ये कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी डिक्लेरेशन देना, क्योंकि लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आपको डिक्लेरेशन लेना है किसी से इस चीज का। बट क्योंकि अभी हमें कोई टूल प्रोवाइड नहीं किया गया आईटी पोर्टल के द्वारा, इसलिए हम ये सजेशन दे रहे हैं कि आप एक डिक्लेरेशन ले लीजिए अपने क्लाइंट से या अपने सप्लायर से कि आपने ये चीजें आप कंप्लाई कर रहे हैं, और अगर वो नहीं करके देता तो हमें शायद इसके अंदर ये मानना चाहिए, रिमाइंडर देना चाहिए उसको पहले तो कि आप ये दे दीजिए, नहीं तो हम हायर रेट पे टीडीएस कट कर देंगे आपका। अगर वो फिर भी हमें रिप्लाई नहीं कर पाता तो हमें टू बी ऑन अ सेफर साइड इस चीज को लेते हुए हायर टीडीएस भी कट कर सकते हैं, अगर हमें उससे ज्यादा हम उसके नोन नहीं है, हम जानते नहीं है वो कौन है, तो क्योंकि हमें भी अपना प्रोविजन पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोविजन आज का। अब हम सेकंड प्रोविजन पे चलते हैं जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। सेकंड जो आया है वो पैन आधार लिंकिंग का है।
अब ये हमको पता है कि 2017 से चलते आ रहा है कि आपको पैन और आधार को लिंक करना है, बट इस बार इन्होंने कुछ एक 30 जून की ड्यू डेट दी है। तब तक अगर आप पैन और आधार को लिंक कर देते हैं तो ठीक है, और अगर आप लिंक नहीं कर पाते तो उस केस में आपका पैन नंबर इनवैलिड मान लिया जाएगा। और एक बार अगर आपका पैन नंबर इनवैलिड हो गया तो ये वही बात हो जाएगी जैसे हम टीडीएस के प्रोविजन में जानते हैं कि अगर कोई पर्सन आपको पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता तो उस केस के अंदर आपको 20% के ऊपर उसका टीडीएस कट करना होता है। तो वही प्रोविजन इधर भी लग जाएगा कि अगर उसने आपको पैन नंबर प्रोवाइड कर दिया बट क्योंकि वो इनवैलिड हो गया तो एक तरीके से अब वो पैन नंबर उसके नाम पे नहीं है वैसा मान लिया जाएगा। तो एक बार उसका पैन नंबर इनवैलिड हो गया मतलब आपको उसको 20% के ऊपर टीडीएस उसका कट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी अभी कोई टूल प्रोवाइडेड नहीं है, बट हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आना चाहिए इस चीज के ऊपर भी टूल आईटी की तरफ से। बट तब तक हम एक डिक्लेरेशन ही ले सकते हैं कि आपने अपना पैन और आधार लिंक किया या नहीं किया। और ये चीज ऑब्वियसली आपको अपने इंडिविजुअल जो आपके सप्लायर्स या वेंडर्स होंगे जो इंडिविजुअल्स की तरह रजिस्टर्ड है, ना कि कंपनी ना कि पार्टनरशिप फर्म, उनसे ये डिक्लेरेशन लेना है क्योंकि उन्हीं के ऊपर लायबिलिटी है पैन और आधार लिंक करने की। बिकॉज कोई भी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का पैन आधार हो नहीं सकता। तो इसलिए हमको उनसे ये डिक्लेरेशन लेना है कि आपने अपना पैन आधार लिंक किया है या नहीं किया है 30 जून तक। और अगर वो नहीं करते तो अगर हम 1 जुलाई के बाद उनको कोई भी पेमेंट करते हैं तो हमें उनको उनके ऊपर हायर रेट ऑफ टीडीएस लगाना चाहिए। क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल अगर हम ड्रॉबैक देखें तो ये होगा कि मान लीजिए उन्होंने आपको पैन दे दिया तो आप उसके बाद रिटर्न भरने गए अपना टीडीएस, तो जैसे ही आप रिटर्न प्रोसेस होगा आपको एक उधर से इंटीमेशन आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपने जिसका पैन प्रोवाइड किया है वो इनवैलिड पैन है या इनएक्टिव पैन है, तो इस केस में आपको उसका 20% टीडीएस कट करना चाहिए था। तो आपने तो उस पर्सन को 1% ऐसा कुछ टीडीएस कट करके पेमेंट कर दिया होगा बाकी के पैसे का, तो ये 19% आपकी जेब से भी जा सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो भी इंडिविजुअल लोग हैं उनसे कोई डिक्लेरेशन या फिर कोई एक स्क्रीनशॉट जरूर ले ले कि उन्होंने आधार और पैन को अपने लिंक कर दिया है। अगर ये डेट नहीं भरती तो क्योंकि वेबसाइट चल नहीं रही है तो कई लोग हो सकता है इसको लिंक ना भी कर पाए। तो लेट्स वेट, अभी तक तो ये प्रोविजन है कि अगर आप लिंक नहीं करते 30 जून तक तो आपको हायर रेट पे टीडीएस कट करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं। अब ये हम देख रहे हैं 206AA और 206AB का कंपैरिजन। अब इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हो सकता है किसी ने अपना पैन और आधार लिंक भी ना किया और किसी ने लास्ट 2 साल के रिटर्न भी ना फाइल किया, तो वो दोनों जगह फॉल कर जाएगा। तो अगर ऐसा कभी कोई सिचुएशन आता है जिसमें एक पर्सन 2 जगह फॉल कर रहा है तो जहां भी जिस भी सेक्शन में उसको हायर रेट ऑफ टीडीएस लग रही होगी वो आपको लगानी है। तो जैसे हम मान लेते हैं किसी का कोई हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 1% टीडीएस हम टीडीएस कट करके देते थे। अब अगर हम इस प्रोविजन को देखें जिसमें उसने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो उसमें मैक्सिमम उसकी टीडीएस की रेट आएगी 5%, क्योंकि 1% का डबल 2% और उसके बाद 5% है विच एवर इज हायर में, तो 5% आएगी। और जबकि अगर हम पैन वाले में जाएंगे जहाँ पे पैन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हाईएस्ट रेट आएगी 20%। तो ऑब्वियसली आपको उसके अंदर 20% टीडीएस उसका कट करना पड़ेगा। बट ये सिचुएशन मैं समझता हूँ काफी रेयर होगी। अगर हम रेगुलरली किसी के साथ डील कर रहे हैं तो उसका पैन भी जरूर होगा और उसने अपना रिटर्न भी जरूर भरा होगा। बट क्योंकि ये प्रोविजन है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या एक्शन हमको लेना चाहिए और हमको क्या डिक्लेरेशन लेने चाहिए लोगों से। और अब हम ये समझ रहे हैं कि लोग गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी अकाउंटेंट, सीएज और इन सब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा डाल रही है अपने ऑफिसर से हटा के, या फिर ये चाहती कि ज्यादा लोगों को काम मिले तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के चक्कर में ये मनरेगा स्कीम प्राइवेट के हिसाब से चलाई जा रही है कि लोग काम मिलता रहे, लोग अकाउंटिंग वाले में काम में आए। तो ये मतलब बिना मतलब का किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाली चीज है जो हमारा काम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया 2 साल से तो उसको गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए, ना कि हमें पकड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें अननेसेसरी हैरेसमेंट वाली हम मान सकते हैं एक बार के लिए, बट जो है अब लॉ हमको तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बहुत लोगों को चल रहा है वो है 206C1H और 194Q के बारे में। तो ये एक बहुत ही 206C1H जैसे कई लोग होता होगा लास्ट ईयर हमारे आया था लॉ में, फाइनेंस एक्ट 2020 के साथ ही आया था और अक्टूबर से ये लागू कर दिया था लास्ट ईयर में। इसका बेसिक फंडा ये था कि अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और अगर आप किसी एक पर्सन से आपको 50 लाख से ऊपर का अमाउंट रिसीव होता है तो उस केस में आप 50 लाख से ऊपर के अमाउंट के ऊपर 0.1% टीसीएस उनसे कलेक्ट करेंगे।
तो ये बनना था इस चीज का, सेल के ऊपर था ये चीज। अब इन्होंने इस साल फाइनेंस एक्ट 2021 में यही चीज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके टीडीएस में ला दी कि अगर आप किसी पर्सन से परचेज कर रहे हैं और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है पिछले साल और आपने इस साल उस पर्सन से 50 लाख या उससे ऊपर की चीजें परचेज की है तो आपको टीडीएस भी डिडक्ट करना है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये डुप्लीकेसी हो रही है। अब लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं टीसीएस कलेक्ट करूं या फिर मैं टीडीएस काटूं। तो ये चीज गवर्नमेंट की तरफ से गलत बोल सकते हैं हम कि ये कोई मतलब नहीं था इस प्रोविजन को लाने का। अगर वो एक बार सेल के लिए कोई प्रोविजन ला चुके हैं तो वापस परचेज के लिए वही प्रोविजन लाने का कोई सेंस नहीं था। बट क्योंकि ये प्रोविजन आ चुका है तो अगर हम देखेंगे तो सेम प्रोविजन है, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। आपको पहले, अब जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, आपको पहले अगर हम आज 21-22 फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं तो हमको ये देखना है कि 20-21 फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था या नहीं था। अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर नहीं था तो हमको इस प्रोविजन में फॉल करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैं अभी बात कर रहा हूँ टीडीएस के प्रोविजन की जो 194 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था ही नहीं तो आपको ये चीज देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है। पर अगर आपका टर्नओवर था तो आपको ये देखना है कि आपने किसी से 50 लाख से ऊपर आप इस साल परचेस करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। अब इधर बात हो रही है गुड्स की। अब गुड्स में क्या होगा, कैपिटल गुड्स भी आएगा। तो अगर आप किसी से कैपिटल गुड्स भी लेंगे तो भी उसके ऊपर ये टीडीएस कट करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने 0.1% की रेट है, वही सेम टू सेम रेट है इसके अंदर भी, तो आपको उससे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो 50 लाख लिखा और ये 10 करोड़ लिखे हैं उसके अंदर जीएसटी हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो टीडीएस के लिए तो क्लियर कट एक नोटिफिकेशन आ रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां उन्होंने कहा है कि टीडीएस कभी भी डिडक्ट जीएसटी वैल्यू पे नहीं होगा। तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट करने की बात आती है तो उसमें आपको जीएसटी कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है टीडीएस के कैलकुलेशन के लिए। बट अगर हम यही सेम चीज टीसीएस में जाएंगे तो टीसीएस के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो अगर हम ये 50 लाख टीसीएस के लिए हाँ ठीक है। हाँ तो अगर हम ये प्रोविजन टीसीएस की तरफ से देखेंगे तो वहां पे आपको जीएसटी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये टर्नओवर में दोनों के डेफिनेशन में फर्क है। फिर अगर हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसके अंदर किसकी लायबिलिटी है, क्योंकि कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आया था कि अभी तक तो हमारा टीसीएस कलेक्ट हो ही रहा था इस ट्रांजेक्शन पे, तो अब मैं आगे टीडीएस डिडक्ट क्यों करूं, क्योंकि इसी ट्रांजेक्शन पे तो टीसीएस जमा होकर गवर्नमेंट को जा ही रहा है, तो रिपोर्टिंग तो हो ही रही है। बट अगर हम ये सेक्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो इधर लिखा गया है कि इस सेक्शन में टीडीएस खाली तब ही डिडक्ट नहीं होगा कि जब इसके अंदर अगर कोई और टीडीएस इस ट्रांजैक्शन के ऊपर लग रहा है तब नहीं लगेगा ये टीडीएस। एंड सेकेंडली अगर 206C में अगर कोई टीसीएस कलेक्ट हो रहा है एक्सेप्ट 206C1H, मतलब इन्होंने एक तरीके से अगर हम देखने जाएं तो ये जो टीसीएस का प्रोविजन है सेल ऑफ गुड्स के ऊपर और जो टीडीएस का प्रोविजन है उसमें टीडीएस को सुपीरियर बताया गया है। तो पहली लायबिलिटी अगर हम देखेंगे तो टीडीएस वाले की आएगी। तो अगर आप परचेजर हैं तो पहली लायबिलिटी हमेशा आपकी आएगी कि आपको टीडीएस इसके अंदर डिडक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते तो इसके अंदर हम सबको पता है 40 IA का प्रोविजन होता है जिसके अंदर 30% ऑफ द एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो 0.1% के चक्कर में हम 30% ऑफ द एक्सपेंस ऑफ परचेज के अमाउंट काफी हाई होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिन लोग अगर सेल ऑफ गुड्स और ये सब कर रहे हैं तो उनके लिए परचेज का अमाउंट काफी हाई हो सकता है गुड्स का। तो इट्स बेटर कि हम हमेशा टीडीएस तो कट करते ही चलें। अगर आप परचेजर हैं तो ऑब्वियसली आप एक कट शुरू कर दें, उसके अंदर वेट ना करें कि मैं उससे डिक्लेरेशन लूं या दूं। आपकी लायबिलिटी पहले आएगी, आप तो टीडीएस कट करें। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैं 50 लाख कैसे देखूं या इसके ऊपर कब टीडीएस डिडक्ट करना शुरू करूं। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि अगर हम टीडीएस के बाकी प्रोविजंस भी देखें 194C 194H तो उसमें हमको लगता है कि अगर हम इससे बिजनेस पूरे साल करने वाले हैं तो हम वेट नहीं करते कि 1 लाख की लिमिट 194C की कंप्लीट हो या और कोई लिमिट हम कंप्लीट करें। इंटरनेट का यहीं पे माइक्रोफोन। हाँ, तो हम प्रैक्टिकली पहले दिन से ही टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से
हमको इस प्रोविजन के अंदर भी 1 जुलाई से पहले दिन से ही टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से आपके जो सेलर होंगे उनको भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका भी टर्नओवर अच्छा खासा होगा और ये 0.1% का टीडीएस इतना मैटर नहीं करेगा, बट इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप स्टार्टिंग से ही टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम इधर अगर देखेंगे एक्शन प्लान, तो इसमें भी हमने आपको 2 टाइप्स के मेल भेजे थे, एक सेक्शन 206 के लिए और एक 194 क्यू के लिए। इसमें आपको 2 तरीके के एनेक्सर दिखे होंगे ईमेल में। एक एनेक्सर वो था कि अगर 194 क्यू के लिए कि अगर आप मान लीजिए बायर हैं तो आपको अपने सेलर को एक डिक्लेरेशन भेजना है जिसमें आप ये कहेंगे कि भाई मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करने वाला हूँ 1 जुलाई से, तो आप 1 जुलाई के बाद होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर मेरा टीसीएस कलेक्ट ना करें, क्योंकि मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। और दूसरा इसके अंदर हमने 194 क्यू के रिगार्डिंग आपको जो डिक्लेरेशन भेजे थे उसमें दूसरा चीज ये था कि अगर आपको कोई सेलर कंफर्मेशन के लिए भेज रहा है तो उसमें आपको कैसे उस चीज को कंफर्म करना है, क्योंकि सेलर हो सकता है आपसे पूछेगा कि क्या आप 1 जुलाई से इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने वाले हो, और अगर करने वाले हो तो मैं इस चीज के ऊपर टीसीएस कलेक्ट ना करूं, तो उसका जवाब कैसे देना है वो भी हमने आपको मेल किया था। तो अगर आपको कोई सेलर मान लीजिए नहीं दे रहा डिक्लेरेशन या मांग नहीं रहा, तो आप सामने से उसको डिक्लेरेशन भेज दीजिए कि भाई 1 जुलाई से मैं इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने वाला हूँ, तो आप टीसीएस कलेक्ट ना करें। और सिमिलरली हमने 20 जो अगर आप सेलर हैं तो सिमिलर हमने आपको एक लेटर बना के दिया था फॉर्मेट, जिसमें हमने ये लिखा था कि आज तक मैं इस चीज के ऊपर टीसीएस कलेक्ट कर रहा था, बट क्योंकि 1 जुलाई से ये नया सेक्शन आने वाला है 194 क्यू, जिसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पहले टीडीएस डिडक्ट करे, तो हम उनसे कंफर्मेशन ले रहे थे अपने बायर से उस डिक्लेरेशन के अंदर कि आप कंफर्म कीजिए कि क्या आप लायबल हैं 194 क्यू के लिए, और अगर लायबल हैं तो क्या आप टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो हमने ये कंफर्मेशन दिए हैं आपको 2, जिसमें आप अपने सेलर, अगर आप सेलर हैं तो अपने बायर को भेज सकते हैं, और अगर आप बायर हैं तो सीधा अपने सेलर को डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई मैं टीडीएस कट करने वाला हूँ। तो ये आप कंफर्मेशन एक बार वापस चेक कीजिएगा, आपको km@jainslimal.in से मेल आया होगा, उसमें आप चेक कीजिएगा, आपको ऐसे कंफर्मेशन मिल जाएंगे। आप उसको अपने लेटर हेड पे अपने सप्लायर या अपने बायर को भेज के कंफर्मेशन ले सकते हैं 1 जुलाई के पहले, ताकि आप 1 जुलाई को रेडी रहें इस प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं एफएक्यूज के ऊपर। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो हमें पहले आ गए थे, तो हमने सोचा उसको पहले सबके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अब अपने क्वेश्चंस भी इधर बता सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं Q&A बॉक्स में, तो हम उसको भी आगे लेने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 2 कंडीशंस इन सेक्शन 20AB, जिसके अंदर एक है इनकम टैक्स रिटर्न और एक है 50,000 की लिमिट टीडीएस या टीसीएस की। तो इसके अंदर अब हम ये अगर समझें तो इसके अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें ऑब्वियसली 2 एंड कंडीशन है। तो एंड कंडीशन अगर हम देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए किसी ने 18-19 और 19-20 में से 19-20 का रिटर्न भर दिया, और इसके अंदर अगर उन्होंने टीडीएस उनका ज्यादा भी हुआ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने 1 साल का भी रिटर्न भर दिया तो उसके बाद उनके ऊपर 206AB फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनके ऊपर अगर 206AB का फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको नॉर्मल रेट पे ही उनका टीडीएस कट करना है, क्योंकि अगर वो दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो 206AB एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विल देयर बी एनी मैकेनिज्म टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206AB? ये भी कई लोगों ने पूछा हमसे कि भाई हम लोग के इतने सारे सप्लायर्स हैं, हमारे इतने सारे बायर्स, हम लोग सबसे कैसे पूछने बैठे कि आपने ये किया या नहीं किया। तो हम लोग अभी तक ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि वेबसाइट का भी अगर आपको ध्यान हो तो एफएम ने भी ट्वीट किया था कि हम लोग अभी इस वेबसाइट की जो भी क्वेरीज आ गई उसको हम लेके इन्फोसिस के पास जा रहे हैं। तो हमें अभी तक तो लग नहीं रहा कि 30 जून के पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म आ पाएगा, बट हो सकता है कि गवर्नमेंट इस प्रोविजन को भी पुश कर दे, क्योंकि वो कोई मैकेनिज्म ना ला पाए अभी तक। तो मैकेनिज्म तो आना चाहिए, क्योंकि डिक्लेरेशन लेके ये काम चलाना कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि वरना एक जन तो इसी चीज में लग जाएगा कि किसका डिक्लेरेशन आया किसका नहीं आया और उसने क्या लिखा उस डिक्लेरेशन में। तो इस हिसाब से कोई ना कोई एक मैकेनिज्म आना ही चाहिए, उसके बिना चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ द रेसिपिएंट हैज commenced his business for the first time, then whether the above provision will impact their affairs? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई पर्सन ने पहली बार अपना बिजनेस शुरू किया,
अब उसने लास्ट 2 साल का तो रिटर्न भरा नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको लायबिलिटी नहीं थी, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऐसे केस में क्या 206 ए भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर सोचें तो जब पोर्टल पे कोई चीज आ जाएगी तो उसके बाद वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर अगर हम इसमें हम देखें तो अगर कोई पर्सन पहली बार अपना कमेंट्स किया उसने बिजनेस, तो उस केस में तो उसका ऑब्वियसली 50,000 से ऊपर तो टीडीएस होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये प्रोविजन उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। और वैसे भी अगर हम 194N को भी मैकेनिज्म देखें तो वो तभी से एप्लीकेबल होता है जब से आप रिटर्न भरने के लिए लायबल हो गए थे पर आपने रिटर्न नहीं भरा। तो नॉर्मल केसेस में ये चीज नहीं होगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन फॉल्स अंडर 206 AB एंड 206 AA। इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं प्रेजेंटेशन के अंदर कि दोनों में से जहां पे भी रेट हायर आ रही होगी वो चीज आपको लेनी है। तो वही देखना है आपको कि किस कंडीशन में आप फॉल कर रहे हैं और कहाँ पे टीडीएस की रेट हाई आएगी, वहां पे आपको उनका टीडीएस डिडक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेदर सेक्शन 206 AB इज एप्लीकेबल फॉर सर्विसेज आल्सो। जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को रखा है स्पेसिफिकली कि 206 AB क्योंकि फाइनेंस एक्ट में 194 के साथ आया था, तो कई लोगों को ये लगा कि भाई ये खाली गुड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बट वैसा नहीं है। आप 194C का हो 194H का हो कोई भी टीडीएस हो उस चीज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसके अंदर हम ये लिखा गया कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 206 AB डू आई हैव टू टेक द डिक्लेरेशन फॉर एवरी क्वार्टर ऑन एवरी ऑन ईयर बेसिस। तो ये अगर हम प्रोविजन सही से देखें तो प्रोविजन में ये लिखा गया है कि आपको जो 2 इयर्स का रिटर्न देखना है वो ऐसे 2 इयर्स देखने हैं जिनका 139 सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट लैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है, वैसे आपको 2 इयर्स देखने हैं। तो अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो आज 19-20 फाइनेंशियल ईयर जिसका असेसमेंट ईयर 20-21 होता है और 18-19 फाइनेंशियल ईयर उनकी ड्यू डेट्स खत्म हो गई, जबकि 20-21 फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट्स अभी भी चल रही है। तो इसके हिसाब से आपको 18-19 और 19-20 की बात डिक्लेरेशन लेना है। बट हम बात करते हैं, हम दिसंबर पहुंच जाते हैं आज। तो दिसंबर में क्या होगा कि आपका जो 20-21 फाइनेंशियल ईयर है उसका भी ड्यू डेट खत्म हो जाएगा। तो तब जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर्स आपको देखने होंगे तो वो देखने होंगे 20-21 और 19-20। अब इसमें भी काफी डिबेट है, कई लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ी बार बार किसी से डिक्लेरेशन मांगता रहूंगा या मेरे को थोड़ी बार बार चेक करना होगा कि उसने मैंने एक बार ले लिया साल में डिक्लेरेशन, अब मैं उसी के बेस पे उस साल में टीडीएस कट करूंगा। बट अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं जो चीज चल रहा है उसके हिसाब से तो हमको यही लग रहा है कि आपको हर बार लेना पड़ेगा डिक्लेरेशन। बट वी आर अगेन ऑप्टिमिस्टिक कि कोई ना कोई इस चीज के अंदर आपको मिलेगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म मिलेगा जिसके हिसाब से आप चेक कर पाएंगे। बट अभी के लिए तो यही प्रोविजन है और हम इसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे जब तक कोई मैकेनिज्म ना आ जाए। फिर इज टीडीएस एप्लीकेबल ऑन कैपिटल गुड्स। तो हमने जैसे बात की जो ये 194(2) सेक्शन है वो क्या कैपिटल गुड्स पे भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो जैसा हमने तब भी बात की कि इसके अंदर यूज किया गया है वर्ड गुड्स, तो गुड्स के अंदर तो आपके कैपिटल गुड्स भी आ जाएंगे, नॉर्मल ट्रेडिंग वाले गुड्स भी आ जाएंगे। तो हमारे हिसाब से ये अभी कैपिटल गुड्स पे भी अप्लाई होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टीडीएस अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक चीज मेरी उसमें कहनी रह गई कि वो जो 206 AB का प्रोविजन और वो सब था वो कहीं भी नॉन रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। अगर कोई ऐसे नॉन रेजिडेंट है उनके ऊपर 206 AB नहीं लगेगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जिसमें पूछा गया है कि टीडीएस इन सब ट्रांजेक्शंस पे लगेगा या नहीं लगेगा। ये हम बात कर रहे हैं 194Q के बारे में। तो अगर हम देखें कि एडवांस पेमेंट, तो टीडीएस के जो नॉर्मल प्रोविजंस होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। वही सेम प्रोविजन इधर 194Q में भी लग रहा है। तो अगर आपको कोई परचेज के लिए एडवांस मिल गया है तो आपको उसके ऊपर भी टीडीएस जमा कराना है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। तो जैसा हमको 206C1H में पता है कि एक्सपोर्ट के ऊपर टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, वही सेम प्रोविजन इधर है कि आपको इंपोर्ट के ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। फिर हम बात करते हैं परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जैसा मैंने तब भी आपको कहा था कि अगर कोई और टीडीएस का सेक्शन उस ट्रांजेक्शन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो आपको इधर डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम समझें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक सेक्शन है 194IA, तो अगर उसके अंदर टीडीएस कट हो जाएगा और उसकी लिमिट भी अगर आपको ध्यान हो तो 50 लाख रुपए है। तो अगर उधर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है 194IA में तो 194Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी टीडीएस के सेक्शन और 194Q में बाकी टीडीएस के सेक्शन सुपीरियर माने जाएंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया टीसीएस के क्वेश्चन रिगार्डिंग है कि इफ टीसीएस इज कलेक्टेड बाय द सेलर अंडर सेक्शन 206C एक्सेप्ट 206C1H द सेम ट्रांजैक्शन लायबल टू बी टैक्स्ड अंडर 194Q। तो जैसा मैंने कहा, हमने नीचे एक थोड़ा प्रेजेंटेशन जैसा भी बनाया कि जिसमें कौन सुपीरियर है वो पता चल जाएगा हमें। तो जैसे 194Q और बाकी जो सेक्शन होंगे टीडीएस के, उसमें 194Q छोटा रहेगा और बाकी जो टीडीएस के सेक्शन होंगे वो सुपीरियर माने जाएंगे। मतलब कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन है वो बाकी टीडीएस के सेक्शन में फॉल कर रहा है और 194Q में भी फॉल कर रहा है, तो आपको बाकी टीडीएस के सेक्शन में उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। पर अगर हम मान लेते हैं कि 194Q को हम कंपेयर करते हैं बाकी टीसीएस के सेक्शन से, 206C के जितने भी हैं, उस केस में भी 194Q छोटा ही रहेगा। बस खाली अगर हम लेडर देखें तो लेडर में 194Q 206C1H जो सिमिलर गुड्स का प्रोविजन है उससे खाली ऊपर है। तो सबसे नीचे जो हमारी प्रायोरिटी में आ रहा है वो 206C1H सबसे नीचे आ रहा है, उसके ऊपर 194Q आ रहा है और उसके ऊपर बाकी के सारे टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन आ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ हायरार्की सेट हो रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन 194Q। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि टीडीएस जिनका लायबिलिटी है, जो लोग बायर हैं उनको तो अपना टीडीएस डिडक्ट करना ही है, भले ही डिक्लेरेशन किसी से आए या ना आए, क्योंकि टीडीएस ना डिडक्ट करने पर आपको 40 या ये के अंदर 30% जो अपना एक्सपेंस होगा उसको डिसअलाउ करना पड़ सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप टीडीएस डिडक्ट कर ही दें। और ये जो आगे हम बढ़ते हैं, इन केस ऑफ टीडीएस वेदर वी शुड वेट फॉर 50 lakhs परचेज। तो जैसा मैंने तब भी कहा कि बाय लॉ तो ये लिखा है कि आपको 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे ही टीडीएस डिडक्ट करना है। बट अगर हमें कहीं पता है कि 50 lakhs का थ्रेशोल्ड क्रॉस होने ही वाला है किसी बायर में, सेलर में, तो हमें उधर पहले से ही डिडक्ट कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वरना वो चीज चेक करते रहना बार बार कि किस अमाउंट पे 50 lakhs क्रॉस हुआ, वो थोड़ा हमारे लिए टायरसम हो जाएगा। एंड इट्स ऑब्वियसली ऑलवेज बेटर इन टीडीएस टू ऑलवेज स्टार्ट डिडक्टिंग टीडीएस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो हमेशा जब से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई से, तब से ही टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये हमने एक एग्जांपल लिया है कंपेयर करने के लिए कि 194Q और 206C1H में कौन एप्लीकेबल हो सकता है। अब इधर अगर आप चार्ट में देखेंगे तो बायर का टर्नओवर पिछले साल का था 5 करोड़, सेलर का था 8 करोड़ और 70 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अगर हम देखें इधर तो 10 करोड़ की जो पहली लिमिट थी, जो मैंने कही थी कि लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए, वो दोनों में से किसी ने भी सब सरपास नहीं किया है। तो वहीं से वो दोनों आउट हो जाते, तो ना 194Q लगेगा ना 206C1H लगेगा, तो दोनों चीज वहीं खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रोविजन में आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। उसमें लिखा है 5 करोड़ बायर का टर्नओवर है और 12 करोड़ सेलर का टर्नओवर। तो सेलर ने अपने टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर दी है। अब हम ट्रांजैक्शन की लिमिट देखते हैं जो 50 लाख है। तो इधर ट्रांजैक्शन की लिमिट भी 70 लाख है, मतलब 50 लाख की लिमिट उसने एक्सीड कर दी है। तो इधर सेलर अपना टीसीएस कलेक्ट करेगा 206C1H के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जहाँ पे बायर का टर्नओवर 12 करोड़ है, सेलर का 5 करोड़ है, ट्रांजैक्शन वही 70 लाख का है। तो इसमें क्योंकि बायर ने अपना टर्नओवर एक्सीड कर दिया 10 करोड़ से, तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा 194Q के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं जहाँ पे दोनों के टर्नओवर 12 करोड़ है, मतलब दोनों ने अपने 10 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर दी है और उसमें जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट था वो वापस 70 लाख है। तो इस केस के अंदर, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों के अंदर सुपीरियर हायरार्की के अंदर सुपीरियर 194Q होगा, इसलिए जो टीडीएस कट करने की लायबिलिटी है वो पहले आएगी। अब इसमें क्या होगा, कई सेलर होंगे जो टीसीएस भी कलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है, उन्होंने भी अगर टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो। पर जो फर्स्ट लायबिलिटी आएगी वो हमेशा टीडीएस वाले की आएगी। मतलब हम मान लेते कि किसी पर्सन का टीडीएस का लायबिलिटी था बट उसने डिडक्ट नहीं किया और सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया, उससे भी टीडीएस की जो लायबिलिटी वो खत्म नहीं होगी, आपका आज भी 30% डिसअलाउ हो सकता है एक्सपेंसेस। सो इसलिए बेटर है कि अगर आप बायर हैं तो टीडीएस जरूर डिडक्ट करें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 12 करोड़ बायर का टर्नओवर है, 12 करोड़ सेलर का टर्नओवर है, पर जो ट्रांजैक्शन है वो 50 लाख से नीचे का रहा, तो किसी को भी इसके अंदर ना टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है बाय लॉ और ना टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत है। तो ये ट्रांजैक्शन टीडीएस और टीसीएस दोनों के प्रोविजन से आउट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो इसमें ये निकला है कि आपको इन हर चीजों के लिए जब तक कोई मैकेनिज्म ना आ जाए आपको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा।
अगर हम 206 AB की बात करें तो आपको डिक्लेरेशन लेना है कि क्या उन्होंने रिटर्न फाइल किया था या नहीं किया था लास्ट 2 सालों में, और अगर नहीं किया था तो क्या उनका TDS और TCS का जो अमाउंट है वो 50,000 से एक्सीड किया था या नहीं किया था। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें सेक्शन 194 और 206C1H के लिए, तो उसमें आपको दोनों साइड से डिक्लेरेशन लेना है। अगर आप बायर हैं तो भी आपको डिक्लेरेशन लेना है, और अगर आप सेलर हैं तो भी आपको डिक्लेरेशन लेना है कि अगर आप बायर हैं तो आपको ये कहना है अपने सेलर को कि भाई मैं 1 जुलाई से आपका TDS डिडक्ट करूंगा, तो आप इस ट्रांजैक्शन पे TCS कलेक्ट ना करें। और अगर आप सेलर हैं तो आपको अपने बायर से ये डिक्लेरेशन मांगना है कि क्या तुम 1 जुलाई से इस ट्रांजैक्शन के ऊपर TDS डिडक्ट करने वाले हो, और अगर नहीं करने वाले हो तो मैं TCS कलेक्ट करता रहूंगा 1 जुलाई से। तो इस टाइप के आपको डिक्लेरेशन कुछ लेने हैं अपने बायर और सेलर से। तो इसके बाद नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमारी तरफ से जो प्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट हो गया है। मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चंस आए हैं Q&A और के अंदर, तो अब हम वो लेना शुरू करेंगे पहले, और अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कह सकते हैं, पर पहले हम जो बॉक्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम पहले एड्रेस कर लेते हैं। वर्तिका। यस सर। सर यहाँ पे अच्छा। शीतल का एक क्वेश्चन है, शीतल सुराना का। इन केस ऑफ सेक्शन 206C1H, if I didn't collected the TCS, there is any implication? Like in TDS, we have disallowance of 30% expenses. नहीं, TDS में वैसा TCS ना कलेक्ट करने पे ऐसा कोई डिसअलाउंस का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, बट एक जनरल पेनल्टी जरूर है जिसके अंदर आपका जितना TCS का अमाउंट होगा उतना आपको पेनल्टी लग सकता है। तो भले ही कोई डिसअलाउंस का प्रोविजन नहीं है बट पेनल्टी जरूर है, तो TCS भी टाइम टू टाइम कलेक्ट जरूर करें। जस्ट टू ऐड, मतलब अगर आपने TCS नहीं कलेक्ट करा तो यू कैन बी कंसिडर्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट, तो वो भी एक इशू है। आप असेसी इन डिफॉल्ट भी करार करे जा सकते हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि मान लीजिए आप जून में इनवॉइस कर रहे हो और आपको बायर ने डिक्लेरेशन दे दिया कि आप TDS कटने वाला है आपका, ठीक है, तो आपने क्या बोला, ठीक है मैं TCS नहीं लगाता, ठीक है, एंड जब आपने मान लीजिए जून के अंदर आपने एक बिल रेज कर दिया और बाद में बायर ने TDS नहीं काटा, एंड देन यू रियलाइज आफ्टर कब बाद में 3 महीने बाद या 1 महीने बाद जब भी आप अपना स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको रियलाइज करेंगे कि वो TDS तो काटा ही नहीं उसने बोला था, पर आपने क्योंकि TCS नहीं लगाया, सो यू कुड बी असेसी इन डिफॉल्ट। और जो नमन ने बोला और भी TCS के अकॉर्डिंग पेनल्टी, वो सारी चीजें हो सकती है, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेयांश। आई थिंक यू बस वन क्वेश्चन, एक दीपक जी का क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। जी सर। दीपक, there should be a mechanism at IT portal as it is there at GST portal for checking of return filed or not. आएगा सर, ये आएगा, this would be there. Then sir, Deepak sir का again question है, what would be the repercussion if both TDS and TCS is deducted? Yes, Naman, you can. You have to unmute yourself, Naman. या सो अगर दोनों चीज भी कोई जन TDS भी डिडक्ट कर देता है और TCS भी कलेक्ट हो जाता है तो इसमें कोई रिपरकशंस नहीं है, बस आपको दोनों जन को क्रेडिट मिल जाएगा। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि किसी ने TDS भी डिडक्ट कर लिया और TCS भी कलेक्ट कर लिया, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम देंगे वो हमेशा बायर को देंगे। और दोनों जन कर रहे हैं उसमें भी प्रैक्टिकली हम देखेंगे ये चीज कि दोनों जन ही डिडक्ट और कलेक्ट करेंगे, इसमें हम कुछ और कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली दोनों जन अपनी सेफ्टी लेके चलेंगे और दोनों जन 0.1% इस चीज के ऊपर काटेंगे। तो ये हम कह सकते हैं गवर्नमेंट को ये चीज देखनी चाहिए थी कि वो सेम प्रोविजन कैसे ला सकते हैं बायर और सेलर के ऊपर, बट अभी के लिए तो हम कहेंगे कि अगर दोनों जन काट भी रहे हैं तो कोई रिपरकशन वाली चीज नहीं है। अगर नमन सर कुछ ऐड करना चाहें। नहीं, रिपरकशन से यही गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन ज्यादा दिखेगा। सो न्यूज़पेपर में अच्छी खबर आ सकती है कि गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन बढ़ गए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड वी विल सी प्रैक्टिकली स्टार्टिंग के दिनों में जब तक यूटिलिटी ढंग से नहीं आती है, मतलब इस तरह से समझने वाली जो चीज है वो लोग TCS स्टार्टिंग में लगाएंगे, क्योंकि क्या मालूम TDS कटे ना कटे, तो इट इज बेटर कि वो अप्लाई करो TCS एंड देन द रिकंसिलिएशन वर्क विल इंक्रीज। तो आप TDS TCS मिलाएंगे, आप GST मिलाएंगे, बस रिकंसिलिएशन ही चलता रहेगा। दैट इज देयर इन द ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन श्याम। And if somebody wants, they can unmute themselves and also ask question. Once we finish with the written questions, then people can unmute themselves and also ask, or maybe they can raise hands and then we can unmute them. Okay. Yes, Shyam. Sir, next question is from Shivam Banerjee.
how to treat if the transaction also falls under 194C? Which section will be applicable? नहीं, तो इसमें जैसा हमने प्रेजेंटेशन में अभी कहा कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन है जो किसी और टीडीएस प्रोविजन में भी फॉल करता है और 194Q में भी फॉल करता है, तो उस केस में 194C विल ओवर पावर दिस 194Q, और उस केस में आपको 194C में ही टीडीएस डिडक्ट करना है, आपको 194Q नहीं देखना। उसमें उसका डबल कटेगा क्या टैक्स? नहीं सर, 194C में ही कटेगा। 194 नहीं, क्वेश्चन ये है कि जैसे 194C में किसी का टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, और Okay. वो बंदा 2 साल का रिटर्न भी नहीं भरा और 50,000 से ऊपर उसका टीडीएस भी है, ठीक है, Okay. तो उस केस में उसका टीडीएस लायबिलिटी 1% है, ठीक है। 194C में फिर 5% काटना है। हाँ, 194C में भी सर Yes. आपको 5% काटना पड़ेगा, फिर आपका उसका टीडीएस का सेक्शन ही 206 डबल है, उसको ले लेगा, और उसके अंदर आपको जो हायर होगा वो 206AB ले लेगा, और 206AB के अंदर आप 5% कट कीजिए। ये अभी जो नए अभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न अभी 5-10 दिन पहले ही उन्होंने 26Q नया यूटिलिटी रिलीज किया है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उन्होंने 206AB का अलग से पॉइंट भी ऐड कर दिया, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि मैं 206AB के अंदर हायर टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ। नमन जी, आपका जो वेबिनार में आपने जो भी बताया बहुत अच्छा लगा। अभी एक दो चीजें क्वेश्चन है, जैसे टोटली अभी देखा जाए तो ये सारा जो अभी प्रोविजंस आ रहे हैं वो कंफ्यूजिंग प्रोविजंस है सारे के सारे, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नई सरकार आई थी 2014 में, जब जीएसटी लगाई थी तो उन्होंने ये कहा था कि 16-17 टैक्सेस जो वेरियस नेशंस में है, वन नेशन वन टैक्स, ओके, तो उसकी जगह जीएसटी लगाया था इन्होंने। अब आज अगर ये जो एप्लीकेबिलिटी है 194Q एंड 200 टीसीएस की, ये दोनों की दोनों गुड्स पे है ना, माने 194Q अदर्स पे भी है, बट गुड्स पे दोनों आ गई। तो मेरा कहने का मतलब वो कहाँ रहा फिर वन नेशन वन टैक्स तो रहा नहीं, अब माने वन नेशन थ्री टैक्स हो गया गुड्स पे। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया बड़े बड़े नामी हैं, उनसे क्या ये सुपर पावर नॉलेज रखते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सीए बैठे हैं, जो इस तरह की बात पब्लिक को दिक्कत हो रही है? सर इसमें तो हम नमन श्रीमान जी कुछ कह पाएंगे, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जो बड़े बड़े लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा लगे हुए हैं वो इन सब ध्यान देने की। अभी यही समझ रहे हैं सर कि हमने तो अभी इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जैसे जीएसटी का ही ले लेते हैं, जीएसटी एक ऐसा कानून आया जिसमें इतने चेंजेस हुए कि हर आदमी अब उसमें परेशान हो गया। तो ये पहले आजादी के बाद पहला ऐसा कानून आया है, टैक्स लॉ आया है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। आगे परेशान होने के बाद गलती और गलत, अगर मैंने गलती करी और किसी ने गलत काम किया, दोनों को एक पनिशमेंट है। ये हो गया, ये कानून हो गया कि गलती करा वो भी भुगतो और गलत काम किया उसने भी भुगतो। नहीं, ये तो हम यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों पे ज्यादा डाल रही है कि आप ही असेसिंग ऑफिसर हो, सब कुछ चेक भी आप करो, अगर आपसे भी गलती हुई तो भी आप ही को पनिशमेंट मिलेगी। तो ये तो हो ही रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो तो बात सही है, बट हम तो क्या है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो हम तो इसमें कुछ बोलेंगे नहीं। जो गवर्नमेंट सीए जो एसोसिएशन है उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि आपने जो ये अभी जैसे अपनी मीटिंग हुई, अपनी जो बात हुई, नहीं रवि जी गया है रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत सारे एसोसिएशंस ने रिप्रेजेंटेशन भेजा है, कुछ एक मैं भी पार्ट हूँ ना, वी हैव सेंड द रिप्रेजेंटेशन की ये बहुत चीज गलत हो रही है एंड दिस इज माइक्रो मैनेजिंग, बट अब वो रिप्रेजेंटेशन है, लॉ तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो लॉ पार्लियामेंटेरियंस ही बना सकते हैं, पर हम रिप्रेजेंट करते, काफी जगह से रिप्रेजेंटेशन गई है, होपफुली देखते हैं कोई और चीज बेटर हो सकती है क्या, बट आज के रोज में तो यही लॉ है। बस अभी तक जो समझा उसके हिसाब से तो ये हुआ कि आप 194Q में टैक्स काटो, चाहे 26 से 206(1)H का जो बिल आए नया है, आप तो टीडीएस काटो, सब में आपको जिम्मेदारी नहीं रहेगी आपकी, राइट? टीडीएस तो काटिए। यस। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें एक चीज बताओ खाली मेरे को कि 194Q के अंदर जो टीडीएस की लायबिलिटी है, अब जैसे मैंने 12 करोड़ बायर का टर्नओवर, 12 करोड़ सेलर का टर्नओवर, और 50 लाख का 21-22 में जो लिमिट हुई वो क्रॉस हुई मार्च 2022 में, तो पूरे साल भर तो कभी 5 लाख का बिल, कभी 3 लाख का बिल, कभी 4 लाख का बिल हुआ,
तो उनमें वो काटने की जरूरत नहीं है ना 194 क्यू। नहीं 50 लाख क्रॉस होने के बाद ही है। अब मान लो कि मार्च में 52 लाख हो गया क्रॉस, मतलब 52 लाख हो गया, मीन 7 लाख का बिल आया और 52 लाख हो गया। अब मार्च में जब मैं टीडीएस काटूंगा 194 क्यू में, है ना, तो उससे वो टीडीएस से 2 लाख पे कटेगा। यस बराबर है, 2 लाख पे कटेगा, 50 लाख पे नहीं कटेगा। नहीं 50 लाख के अबव है। अच्छा ठीक है। और ये 194 क्यू उसी के लिए जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ क्रॉस किया। बराबर, यस। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले जो चैट बॉक्स में। सर सचिन अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द बिल्स रिलेटेड प्रायर टू जुलाई 21? ये किस सेक्शन के लिए है, मतलब कुछ लिखा है सेक्शन? नहीं सर, बस इतना ही है। एक बार वापस रिपीट करेंगे क्वेश्चन। मोस्टली परचेज वाले के लिए ही होगा, हाँ। बिकॉज़ ये 1 जुलाई से आ रहा है ना, so accordingly. What about the bills related prior to July 21? This is for section 194Q. ओके ओके थैंक यू सर। तो अगर हम इसको 194 क्यू के हिसाब से देखें तो जैसा 206 1H में है वहां पे रिसीट कहा गया है, तो जब आपको पेमेंट मिलता है तब टीसीएस कलेक्ट करना है। बट अगर हम 194 क्यू की बात करें तो एज पर लॉ ये कहा गया है कि क्रेडिट और अगर हम बिल और फिर टीडीएस का प्रोविजन आपको टेक्निकली और इसके अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बाय लॉ देखें तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, क्योंकि वो बिल पहले ही क्रेडिट हो गया था। जब ये लॉ आया था उसके पहले आपकी बुक्स में क्रेडिट था। एक्चुअली अगर वो मतलब प्रायर टू जुलाई का बिल जुलाई में एंट्री होती है तो अगर प्रायर टू जुलाई का बिल अगर आपका एंट्री बुक्स में जुलाई की हो रही है तो आपकी बुक्स में क्रेडिट क्योंकि जुलाई के बाद हुआ है तो आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सर रवि कुमार सेन जी का क्वेश्चन है, इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स फॉर सेक्शन 194Q इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड और नॉट? At present, power companies charges TCS under section 206C 1H on electricity bills. Electricity power at goods. I think we need to check this upon. अगर ये 206C 1H में चार्ज कर रहे हैं अभी, तो I think they must have been taken this idea कि ये goods है, but I'm not sure on electricity. एक बार चेक करके बताते हैं। रवि जी, I will connect to you. एक बार चेक करके। नमन, you have any idea on this? नहीं सर, इस पे क्लैरिटी अभी नहीं है, देखना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स की कोई इनकम टैक्स में डेफिनेशन नहीं है कि गुड्स क्या होता है, तो हम बाकी लॉ से ही उसकी डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं, तो एक बार चेक करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, we will check and get back. यस। सचिन जी का क्वेश्चन है, पैन आधार लिंकिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर टीडीएस एंड सैलरी आल्सो? और टीडीएस एंड सैलरी आल्सो? ओके, हाँ, तो ये टीडीएस के सारे प्रोविजन पे लगेगा। जो पैन लिंकिंग का जो ये प्रोविजन है 206AA वो हर एक पे लगेगा। तो आपका 192 में कट रहा हो या 194 किसी और सेक्शन में कट रहा हो, सब जगह आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो उसके हिसाब से टीडीएस कट करने पड़ेंगे। सबसे डिक्लेरेशन लेना अपने को। सर इसका मतलब वो डिक्लेरेशन एम्प्लॉय से भी लेना पड़ेगा फॉर पैन आधार लिंकिंग? हाँ सर, आपको लेना तो एम्प्लॉय से भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 206AA देखूं तो उधर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि 192 सेक्शन पे ये नहीं लगेगा। क्योंकि सर अगर किसी एम्प्लॉयज का अगर टैक्स ब्रैकेट 30% आया, लेट्स से उसका स्लैब रेट के हिसाब से टीडीएस स्लैब रेट, तो फिर 30% लेना होगा। उसमें सर लिखा है व्हिचएवर इज हायर, तो अगर किसी का 30% आ रहा है तो 30% ही डिडक्ट करेंगे, 20% विल बी लोअर देन 30%। ओके, एंड सर ये प्रोविजन अगर एनआरआई सेक्शन 195 के टीडीएस पे भी लग जाएगा फिर? जो ये 206 वाला है, पैन कौन सा वाला बात कर रहे हैं, किस चीज की? पैन लिंक ना मींस अगर सर किसी एनआरआई का अगर इंडिया में पैन नंबर है बट इट इज नॉट लिंक्ड, ठीक है, इन दैट केस ठीक है,
उनका तो लिंक होगा अब ही सर नहीं सर। इसमें कंफ्यूजन, हाँ क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ये कि उन लोगों को लायबिलिटी नहीं है आधार लेने की, तो कोई अगर नॉन रेजिडेंट है जो इनकम टैक्स के हिसाब से भी नॉन रेजिडेंट है, उसको आधार लेने की जरूरत भी नहीं है, तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगा क्योंकि उनको लिंक करने की लायबिलिटी ही नहीं है। ये खाली उन्हीं को लग रहा है जिनको पैन और आधार लिंक करने की लायबिलिटी है, जो जनरली रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होंगे। ओके सर, थैंक यू। ये स्पेसिफिकली बोल नहीं रखा, बट या दैट्स द मीनिंग विच इज देयर, कि जिसको है ही नहीं आप उसको दूसरे सेक्शन के थ्रू लायबल नहीं करा सकते और काम करने के लिए जिस सेक्शन में लिखेंगे। ओके सर, अच्छा जस्टिन, अब ये जो रवि जी का पिता उसमें रिसेंट अभी हमारी टीम ने एक भेजा है अभी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस प्रॉपर्टी, दो इट इज नॉट टेंजिबल सो इट इज अ गुड, सो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एंड देयरफॉर इफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर एंड therefore TDS needs to be deducted. जो ये है, I will send it across also, we'll add this in FAQ and send it across. Okay. The next question from Anand Chaturvedi ji. Any additional compliance and TDS return for these sections? सर अभी के लिए तो जो टीडीएस के नए रिटर्न्स अभी बाहर निकाले हैं गवर्नमेंट ने, उसके अंदर आपको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल जैसा हम टीडीएस रिटर्न आज तक भरते 26Q वही भरना है। उसके अंदर खाली सेक्शंस का आपको एडिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो भी 194Q 206AB जो भी नए सेक्शन आ रहे हैं उनके लिए आपको कॉलम्स मिल जाएंगे फिल करने के लिए। कोई एडिशनल कंप्लायंस एज सच नहीं करना होगा फ्रॉम टीडीएस रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। ओके नमन, थैंक यू सर। You will never know नया क्या कौन सा आ जाए टीडीएस रिटर्न में भी अभी नई चीज, so we'll wait. Next question from Ravi Shankar sir. 12 crore buyer, 12 crore वो मैंने पूछ लिया, उसमें खाली यही था कि जो 50 लोग, जैसे मान लो मैं फार्मा में हूँ और मेरे 25 सप्लायर हैं, ठीक है, मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ, उसमें से 10 का ही टर्नओवर 50 लाख के ऊपर बाइक होती है, तो उन 10 के ऊपर ही टीडीएस काटना है मेरे को, राइट? अगर 15 की बाइंग अगर 10 लाख 50 लाख से नीचे है तो नहीं काटना है मुझे। नहीं सर, तो नहीं काटना टीडीएस 194Q, राइट है? करेक्ट। Sir, next question of Ravi Sen sir. If April to June invoice is received in July, whether these provision would be applicable? ये हो गया है। हाँ नहीं, ये अपना अभी डिस्कशन हो गया। Yes sir, yes sir. Next question from Jyoti Jaiswal. From which date the threshold limit of rupees 50 lakh will be computed? ये जो लिमिट कैलकुलेट करनी है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर की, जैसे 206C में भी हमको एक क्लेरिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि आपको पूरे अप्रैल से काउंट करना है, तो वैसे ही हम अप्रैल से देखेंगे कि 50 लाख की थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है, एंड डिडक्शन स्टार्ट होगा जुलाई के बाद का। कोई भी अगर आपका इनवॉइस क्रेडिट या पेमेंट होता है विच एवर इज अर्लियर, उसके बेस पे डिडक्शन जुलाई से स्टार्ट होगा, बट थ्रेशोल्ड तो अप्रैल से ही काउंट करनी है आपको। ओके सर, ये है क्वेश्चन। आया एक और क्वेश्चन है, दीपक जी का क्वेश्चन। In case TDS is deducted under section 194C at a higher rate, under which section TDS is to be deposited? Then 194C or 206AB? सर ये तो अभी प्रोविजन अगर हम देखेंगे, अगर अभी आएगा जैसे, तब हम थोड़ा इसका क्लेरिफाई कर पाएंगे किसके रेट के अंदर जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने अभी पीडीएफ निकाला है उसके अंदर तो ये कहा गया है कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां 206AB को सिलेक्ट कर पाएंगे कि आप 206AB के प्रोविजन के तहत इनका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। बट अभी हमको वेट करना पड़ेगा कि जब एक बार फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा जो यूटिलिटी है, तो हम ज्यादा क्लैरिटी से बता पाएंगे इस चीज को। Okay, sir, Jyoti Jaiswal का क्वेश्चन है whether TDS has to be deducted on advance payment made to the seller. हाँ, तो इसके अंदर अगर हम एडवांस पेमेंट मेड टू द सेलर, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम नॉर्मल टीडीएस का प्रोविजन भी देखेंगे तो जैसे मैंने बात की क्रेडिट और पेमेंट विचेवर इज अर्लियर, तो अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो आप पेमेंट पहले कर रहे हैं तो आपको टीडीएस उसके ऊपर भी डिडक्ट करना पड़ेगा अगर वो परचेज ऑफ गुड्स के लिए है तो।
अगर कोई चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी हम ले सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी ले लेंगे। तो किसी को अगर अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नमन, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। और टीसीएस अपने को जुलाई तक के जो भी बिल है उनका कलेक्शन अगर जुलाई के बाद कभी भी हो रहा है, तो जब भी अपने को कलेक्शन होगा उसका, उस पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा। हाँ, तो जैसे अगर हम देखें कि जो बिल टीसीएस मतलब जो मतलब मान लेते हमने किसी का बिल जून में ही आ गया था और उसका पेमेंट जुलाई में हो रहा है, करेक्ट, तो उसके ऊपर टीडीएस तो लगेगा नहीं, क्योंकि टीडीएस के हिसाब से तो क्रेडिट बुक्स में ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके ऊपर जब टीडीएस नहीं लगा तो आपको टीसीएस तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो कोई ऐसे बिल हैं आपके जो जुलाई से पहले दे चुके हैं लोगों को और जो बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं पर उनका पेमेंट बाद में आने वाला है, तो आपको टीसीएस बीइंग अ सेलर आपको टीसीएस तो कलेक्ट करना चाहिए उसके ऊपर। मतलब इसमें अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जुलाई से पहले का अगर कोई बिल है और उसका कलेक्शन हो रहा है बाद में कभी भी, तो अपने को उस पे टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, मतलब जो कट ऑफ आ रहा है वो आपको जुलाई के बाद आ रहा है, मतलब जुलाई के पहले जो भी बिल्स हो चुके हैं उसके ऊपर आज की लायबिलिटी सेलर की ही रहेगी। जब भी उसका पेमेंट आएगा तब सेलर को ही उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। जुलाई के बाद से ये चीज आएगी कि बायर के ऊपर लायबिलिटी आएगी। परफेक्ट, ठीक है। मेरा भी एक क्वेश्चन था अगर सर मतलब अपना बिलिंग जो है वो जुलाई से पहले ही 50 लाख से क्रॉस कर चुकी है, मान लीजिए 55 लाख हो गई, तो अपने को जो 5 लाख का जो अमाउंट है जो जुलाई से पहले ही क्रॉस हो चुका है, उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट करके जुलाई में डिपॉजिट करवाना है या फिर उसके ऊपर नहीं करवाना है? नहीं, बाय लॉ ये कहा गया है कि जो आपका जुलाई से आपका लायबिलिटी, क्योंकि आपका बुक्स में तो क्रेडिट या पेमेंट जो भी ऊपर जुलाई के बाद जो हो रहा है ना उसी के ऊपर टीडीएस लगेगा। तो जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल तेरा 60 लाख ही जुलाई के पहले हो गया था ट्रांजेक्शन कवर, ठीक है, तो अब लायबिलिटी क्योंकि जुलाई के बाद आ रही है, तो जो भी ट्रांजेक्शन जुलाई के बाद होंगे उसी के ऊपर आपको टीडीएस करना है। आपको 10 लाख को भूल जाइए, जो 50 लाख से ऊपर 10 लाख पहले जुलाई के पहले हो गया था उसको भूल जाइए। अब आप जो भी करेंगे जुलाई के बाद ट्रांजेक्शन उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करनी पड़ेगी। ओके सर, यस, कंक्लूड करें सर? एनी अदर डाउट्स? We are well in time, so we can conclude. We are reaching the time, तो अगर किसी का कोई लास्ट कुछ क्वेश्चन है तो The TDS is basically deductible on the basic amount, not including GST. तो कोई भी सेक्शन में क्या GST के साथ भी काटना होता है? कोई भी सेक्शन, मान लो अभी रिसेंटली बहुत सारे इंट्रोड्यूस किया गया है, 194 O भी है, P भी है, N भी है, सारा सेक्शन, कुछ भी सेक्शन में क्या GST के ऊपर भी काटा जाता है? नहीं सर, टीडीएस के लिए एक जनरल सर्कुलर नोटिफिकेशन आया हुआ है 2014 का, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी टीडीएस का डिडक्शन होगा उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होगा टैक्स का। अगर आपको कोई अमाउंट फाइंड करना है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, तो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा टीडीएस का जिसके अंदर आप जीएसटी इंक्लूड करके टीडीएस डिडक्ट करेंगे। आपको जीएसटी हटा के ही टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, Till now, Shibu, till now, you may never know. नहीं एक्चुअली काटा है, कस्टमर ने काटा है क्या 194 O में काटा है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इसलिए क्वेश्चन किया मैंने। सर एक्सेस काटने में तो कभी कोई मना करता ही नहीं है, जिसको ज्यादा काटना है वो तो काट ही लेता है, उसमें कोई 194 O is another provision which is creating a lot of confusion, you know, Yes. in case of e-commerce seller and everything. So I think that is a big thing now. हाँ, बट अगर कोई आदमी आपका एक्सेस प्रोविजन टीडीएस काट रहा है ना, काइंडली इन्फॉर्म में, क्योंकि इनकम टैक्स वाले समझिए 100 रुपए का बिल है, 18 रुपए टीडीएस काट लिया, इनकम टैक्स वाले आपकी इनकम में 118 भी ले सकते हैं कभी। तो ध्यान रखें, उसको आदमी को कहें कि मेरा टीडीएस न काटे, ये तो बहुत तकलीफ आने वाली है इसके अंदर। सही बात है सर, ये एक्चुअली हम कई कॉन्ट्रैक्टर्स में देख भी चुके हैं कि कई कॉन्ट्रैक्टर्स का इंक्लूडिंग जीएसटी हो जाता है। अब हम जो टर्नओवर इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी डालते हैं, तो वो कई बार इनकम टैक्स नोटिस भेजता है। तो इसीलिए जैसा श्रीमान सर ने कहा, सब लोग अपने अपने जो भी डिडक्टर है उनको कहिए कि हमारा विदाउट जीएसटी अमाउंट पे ही टीडीएस काटे, क्योंकि क्या होता है सर, वो लोग एंट्री करने जाते हैं उसमें उन लोग को अमाउंट दिखता है कि इंक्लूडिंग जीएसटी अपने डेटर के अकाउंट में, तो वो तो उसी के ऊपर काट देते हैं। बट हमको अपने तरीके से उनको बताना पड़ेगा कि आप इसमें ना काटे, वरना हमको नोटिस भी आ सकती है। तो श्रीमान सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर आपको कहीं दिख रहा है कि कोई ज्यादा पे काट रहा है तो अभी से उसको इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो आगे ये गलती ना करे, ताकि हमारा टर्नओवर ज्यादा ना दिखे गवर्नमेंट को।
ओके अच्छा 194 ओ के बारे में कुछ आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट टीडीएस काट सकते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर कर सकते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। तो ये ई कॉमर्स अच्छा जैसे हम लोग अभी मान सकते हैं कि हम ऑक्शन में बेचते हैं, तो ऑक्शन क्या ई कॉमर्स में आता है? सर वो तो एक बार ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या होगा कवर, तो एक बार वो देख लें, फिर मैं आपको बाद में अलग से या तो ये इसका क्वेरी का आंसर दे दूंगा सर। ओके ओके यस। तो प्रॉब्लम क्या है nowadays, what we think, because e-commerce operator generally consider digital or इसमें लिखा हुआ है digital और e-commerce electronic facility. I will discuss, मतलब we can discuss this in detail, but basically क्या हो रहा है for digital and electronic facility है ना, गवर्नमेंट बहुत lenient view ले रही है। तो इन गवर्नमेंट ने कई सारे सर्कुलर निकाले हैं इन केस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी एंड वो बोलता है कि इवन इफ यू मेक पेमेंट थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग चैनल, दैट इज आल्सो डिजिटल ई कॉमर्स थिंग, ठीक है। तो इससे स्कोप इतना वाइड हो सकता है कि एवरीथिंग व्हाट वी डू बिकम्स अ डिजिटल एंड ई कॉमर्स थिंग। तो आई थिंक दिस इज वन टॉपिक व्हिच वी कैन टेक फर्दर ऑन, कभी अपन ये सोच सकते हैं, बट दिस इज समथिंग व्हिच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ लिटिगेशन। नमन सर, एक क्वेरी है, व्हाट अबाउट द टीडीएस ऑन सप्लाई फ्रॉम एसईजेड? सप्लाई फ्रॉम एसईजेड, यस। ओके। तो जब अभी जो एकदम टीसीएस तो लगा रहे हैं, देखो टू सेल टू एसईजेड, बिकॉज उसने वो बहुत चीज क्लियर कर दी है। सप्लाई फ्रॉम एसईजेड पे 194 क्यू होगा कि नहीं होगा, ये अपन एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं तो इसमें अगर हम अभी देखें तो इन्होंने खाली इंपोर्ट कहा है। अब जो एसईजेड से अगर हम लेते हैं तो वो डीम्ड इंपोर्ट होता है, तो मेरे हिसाब से अगर हम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक कि होना चाहिए, मतलब कवर होना चाहिए इसके अंदर, टीडीएस कटना चाहिए। यस सर। आई थिंक नमन वी कैन नोट दिस डाउन, एक बार थोड़ा ड्रिल डाउन कर लेते हैं इसके ऊपर एंड देन वी कैन कम गेट, बट इट अपीयर्स यस हो सकता है, जैसे टीसीएस तो लगा ही रहे हैं टू एसईजेड से। करेक्ट करेक्ट। Okay, thank you so much, Shreyans. You can conclude. I just say आप एक लोग feedback form जरूर भर दीजिएगा. Shreyans, you can conclude. Thank you so much, Naman Malu sir and Naman Shrimal sir, for explaining us these critical and new provisions. And thank you to our patient listeners also. The session was very interactive. Kindly fill the feedback form, and if you have any doubts remaining, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ और टॉपिक पर चाहते हैं कि सेशन हो, तो आप हमें km@jainshrimal.in पे मेल कर सकते हैं, then we will try to arrange them. So now we are ending the session. Thank you. Sir, are you going to share this PPT? Yes sir, Yes, we will share. We will mail you on your respective mail IDs. और कुछ एक दो जनों का मेरे को पर्सनल मैसेज भी आया कि उनको नहीं मिली है, तो मैं उनका मेल आईडी भी मैंने नोट कर लिया। मैं सबको आपको पीपीटी मिल जाएगी और सबको मेल्स भी मिल जाएंगे, जो रिक्वायरमेंट है जो हमने डिक्लेरेशन दिया वो भी सबको मिल जाएंगे। अगर किसी को नहीं मिलता तो प्लीज अपना एक बार स्पैम भी चेक कीजिएगा कि उधर आपको कोई मेल ना आया हो, और इसको अनस्पैम में लिख लीजिएगा km@jainshrimal, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारे रेगुलरली अपडेट्स देते हैं, तो आप हमेशा उसको चेक कीजिएगा कि km@jainshrimal.in से आपको कोई मेल आ रहा है तो उसको जरूर अलग से मार्क कीजिए। और इफ यू डोंट रिसीव, मतलब आप उस पर रिप्लाई भी कर सकते हैं km@jainshrimal पे, कि अगर आपको कोई ये पीपीटी वगैरह या फिर कुछ भी मेल नहीं आ रहा है तो आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। Okay. Okay, thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you. Thank you.